मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और जो मुख्य बातें, जो मिडिल क्लास की उम्मीदें थी कि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव एग्जेम्पशन लिमिट के स्लैब में किया जाएगा, वो नहीं हुआ है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं आपको बता दें, इस बजट के जरिए सरकार ने एक बार फिर से टैक्स में बहुत ज्यादा फेरबदल जो है वो नहीं किया है, लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं उसमें एक एक करके तमाम जानकारी आपको दें। एक बार फिर से 1.4 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। जनवरी का ये कलेक्शन जिसमें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसी के साथ टैक्स पेयर्स को धन्यवाद जरूर उन्होंने कर दिया है कि आपने जिस तरह से इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में अब सेहत में सुधार हो रही है, उसमें जीएसटी कलेक्शन का बड़ा श्रेय उन्होंने दिया और कहा कि जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है तब से जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा 1.4 लाख करोड़ का हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है। ये भी आपको बता दें कि आईटीआर में अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी होगी तो 2 साल तक उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। 2 साल तक इनकम टैक्स आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कुछ बदलाव होता है, गड़बड़ी है, तो उसको आप सुधार सकते हैं। इसका भी सुविधा दी गई है। जो बड़ी बात है हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। इसी के साथ क्या सस्ता क्या महंगा ये भी आपको बता दें। मोबाइल के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, तो उस पर अगर आप नजर डालें, वही कपड़ा सस्ता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर ड्यूटी कंसेशंस दिए जाएंगे, यह ऐलान किया गया है। इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि मोबाइल की कीमतों में कमी आ सकती है। इसी के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी, चाहे हीरा हो, इमिटेशन जो ज्वेलरी है उस पर कस्टम ड्यूटी होगी अब 400 रुपए प्रति किलो। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी, पॉलिश डायमंड्स में भी उसको घटाया गया है 5%। तो जितनी महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ी सी ये अच्छी खबर। इस बीच ड्यूटी कंसेशंस आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी मिलेंगे। डिजिटल करेंसी ट्रांसफर पर 1% टीडीएस। दूसरी तरफ आप देखिए 30% जो भी फायदा आपको क्रिप्टो करेंसी से मिलेगा, डिजिटल करेंसी से, उसमें क्रिप्टो करेंसी पर हम लोग पहले भी सीधा जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसमें रेगुलेशन की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन यह कहा गया है कि ऐसे ट्रांसफर्स पर जो आय है, जो आपको फायदा होगा, उस पर 30% टैक्स लगेगा। ये मुझे लगता है इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई है उसको लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। जो आपका फायदा है उससे, उस कमाई पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो वहां पर भी टैक्स की गुंजाइश सरकार ने देख ली है, लेकिन कैसे उसमें क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले लोगों को रेगुलेशन के जरिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन, एक तरह का बचाव किया जा सके, उसको लेकर कुछ भी मेंशन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पर यह बड़ा फैसला जो है वो हमने आपको बता दिया है। इसी के साथ जो टैक्स पेयर्स के लिए एक तरह से बड़ा लोग उम्मीद कर रहे थे, उनमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर अपडेटेड रिटर्न आपको आईटीआर अपना अपडेटेड रिटर्न डालना है, तो वो 2 साल का आपको टाइम दे दिया गया है आफ्टर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। माने वो साल खत्म हो गया, उसके बाद 2 साल में आप अपडेटेड आईटीआर अपना फिर से फाइल कर सकते हैं। इससे न्यू प्रोविजन विल एंश्योर वॉलंटरी टैक्स फाइलिंग एंड रिड्यूस लिटिगेशन। इससे उनकी उम्मीद है कि जो लिटिगेशन होता था ऐसे मामलों में, उसमें फायदा होगा। 30% टैक्स ऑन प्रोसीड्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, 1% टीडीएस होगा पेमेंट पर डिजिटल एसेट्स के। सिद्धार्थ, जल्दी से जो बड़ी बातें आपको समझ में आ रही हैं, जो हमारे दर्शकों को बताएं, सीधा उनसे जिसका देखिए, सबसे बड़ी बात जहां तक दर्शक हमारे कंसर्न है, ये पहला कि इस साल जो खर्चा सरकार ने माना था वो उससे अधिक हुआ है, और इसके कारण जो डेफिसिट है, जो खर्चे और कमाई में गैप है, वो थोड़ी सी बढ़ी है इस वर्ष के लिए, परंतु अगले वर्ष उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम किया जाएगा, यानी वित्तीय घाटे को कम किया जाएगा। ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से अभी तक की सरकार के खर्चों को लेके हेडलाइन है। क्रिप्टो वाला विषय आपने ऑलरेडी ले लिया है, कानून नहीं है, एक सरकारी क्रिप्टो आएगा, पर 30% आपने खरीदा, बेचा, जो कुछ किया वो आपकी कमाई की क्रिप्टो पे लगान लग चुकी है। ये रिड्यूस रेट टू 15% फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
अमित शाह जी ने एक नया मंत्रालय संभाला है और उस कार्यभार के तहत एक अच्छा सुधार हुआ है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लाखों लोगों को एक प्रकार से सरोकार है। लाखों लोगों को सरोकार है। टैक्स के फ्रंट पे जो जो बदलाव किए गए हैं वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब सस्ता महंगा पर आ जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ये कटौती हुई है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब ये ड्यूटी कंसेशंस की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे, और जेम्स एंड ज्वेलरीज पर कस्टम्स ड्यूटी में कट है 5% तक का, पॉलिश डायमंड्स पर, इमिटेशन ज्वेलरी, इस पर क्या है? देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो कुछ टिंकरिंग लगातार होती रही है कस्टम्स ड्यूटीज के साथ, ये उसी के ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसका जमीनी हकीकत पे कोई प्राइस में रिडक्शन होगी ऐसा मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज के कारण हमने देखा है लगातार आइटम्स के दाम बढ़ते रहे हैं और सप्लाई की शॉर्टेज भी हो रही है काफी समय से। स्टार्टअप्स के लिए जो इंसेंटिव्स है सिद्धार्थ, उसका क्या अर्थ है? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप का पैसा आया है। एक पहली बारी एक बड़ा नंबर बताया गया 5.5 लाख करोड़ का, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये थी स्टार्टअप्स के संबंध में कि एक टास्क फोर्स होगा, कमिटी गठित की जाएगी, जो सरकार का तरीका होता है एक स्टार्टअप्स के लिए शायद फ्रेमवर्क बनाने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स का फ्रेमवर्क अभी बटा हुआ है और कई जगह पे काफी गैप्स है जिनको अब फिल करने का प्रयास हो सकता है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, क्या मतलब इसका? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, अगेन मैं मानूंगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके कई स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें एक स्टेप है इसकी फाइन प्रिंट डिटेलिंग देखनी पड़ेगी कि इसके आयाम क्या बनते हैं। डिजिटल रुपी टू बी रोल्ड आउट बाय 2023, डिजिटल रुपया निकलेगा, सोचिए तो उसका क्या मतलब है? पहले बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, कैसे लोगों की जिंदगी अफेक्ट होगी सिद्धार्थ? बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, और मैं ये मानता हूं कि जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये हकीकत हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो को लेके, प्राइवेट क्रिप्टो को लीगलाइज करने को लेके जो मना किया था, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जीत हुई है। सरकारी एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी आएगी, परंतु वो प्राइवेट क्रिप्टो की तरह रात में 50 और अगले दिन सुबह 5000 की नहीं होगी। इसलिए प्राइवेट क्रिप्टो को लेके मैं मानता हूं कि एक ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, साथ में टैक्स है। इसलिए जैसे हम कहते रहे इंडिया टुडे समूह में, अंजना जी, इस चीज में पैसा दिखता है पर खतरा बहुत। सिद्धार्थ, ई पासपोर्ट्स आज जो पैसेंजर्स, एयर पैसेंजर्स हैं, उनको कंफ्यूज करके रख दिया है सरकार ने। एक तरफ एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल, हवाई ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ ई पासपोर्ट्स विल बी रोल्ड आउट। ई पासपोर्ट क्या होगा 22-23 में ओवरसीज ट्रैवल के लिए? उसको मतलब लोगों के लिए जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में डिजिटल पेमेंट्स इस कदर हैं जो आज अमेरिका नहीं एक्सपेक्ट करता, जिस कंट्री में आपको इंजेक्शन जो कोविड इंजेक्शन लगता है उसकी भी डिजिटल सर्टिफिकेट मिलती है, अमेरिका में अभी भी हाथ से बनती है वो सर्टिफिकेट, उस कंट्री के लिए ई पासपोर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार ने ये कदम अनाउंस किया है, बहुत बड़ी बात है, इससे सहूलियत होगी हमारे उन लोगों को जो विदेश जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जैसा हमने कहा, क्या हम समझें कि ये जब 39.45 लाख करोड़ का ये एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट जिसकी हम लोग पहले भी बात करें, दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड एट 6.4%, इसका मोटे तौर पर व्यवस्था के क्या संकेत इससे मिलते हैं उसकी हेल्थ? मोटे तौर पे ये समझ लीजिए 2 साल से ज्यादा जो सरकार ने खर्चे बढ़ाए थे कोविड को लेके, अब उन खर्चों को कम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत ज्यादा पूरे नलके को बंद नहीं किया गया है, बूंद बूंद भी नहीं, परंतु जो एक धारा प्रवाह था शायद उसको कुछ हद तक कम करने का ये सबसे बड़ा संकेत है। अगला बड़ा अनाउंसमेंट जिस पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, 2022 से लेकर 23 में जो एलोकेशन है 1 लाख करोड़ का, कि राज्यों को सहायता दी जाए कि वो कैपिटलाइज कर सके इन्वेस्टमेंट को। 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स, फंड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रिफॉर्म्स रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग स्कीम्स, जो ये पीएम गति शक्ति योजना है। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन टू राज्य, स्टेट्स, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बजट 1 साल का बजट नहीं है, कई साल का बजट है, और 25 साल की रेफरेंस वित्त मंत्री जी ने की थी। जहां तक स्टेट्स का सवाल है, आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। इसमें बड़ी बात है कि स्टेट्स को लोन्स लेने में भी दिक्कत हुई है। हमने देखा कोविड पैंडेमिक के दौरान। स्टेट्स की इस पे क्या रिएक्शन होगी ये हम नहीं कह सकते हैं, पर बॉन्ड मार्केट में वहां पे रिएक्शन आ चुकी है। जिस दर पे, ब्याज दर पे सरकारें पैसा उठाती हैं, वो ब्याज दर इस बजट की अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा बढ़ चुका है।
530 बिलियन डॉलर का, माफ कीजिएगा, टोटल बजट सरकार ने, मैं डॉलर टर्म्स में दे रहा हूं, रुपये टर्म्स में भी बता दूंगा थोड़ी देर में, 530 बिलियन डॉलर का बजट इस सरकार ने अभी दिया। ये फास्ट राउंड है जो आप मेरे और सिद्धार्थ के बीच में देख रहे हैं, ताकि मैं एक एक अनाउंसमेंट पर जल्दी जल्दी आप लोगों की सरल भाषा में आप लोग समझ लें। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है सिद्धार्थ, और ये कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी का घटाने का इसका क्या मतलब है? ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए? देखिए, पहले सेशन में जब आपसे चर्चा करते हुए 2-3 हमने बिंदु उठाए थे। कार्बन इकोनॉमी को लेके ये एक बड़ा कदम है। ग्रीन बॉन्ड्स के नाते सरकार पैसा उठा पाएगी और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में लगाएगी। अगर इसको हम दूसरी एक बजट से बाहर की डेवलपमेंट के साथ जोड़े, जहां पे कार्बन एक बिल आने वाली है, कार्बन ट्रेडिंग बिल, इस सेशन में, बजट सेशन में, तो कुल मिला के कोयले से हट के सौर ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा की तरफ, हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ जाने का ये एक और स्टेप है। समय लगेगा पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। निवेश को लेकर हमेशा सरकार पर ये सवाल उठते हैं कि आपने जो भी अभी तक बदलाव किए हैं उससे निवेश में क्या बढ़ोतरी हुई है। तो फास्ट फायर राउंड जो हमारा चल रहा है उसमें अगला सवाल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सरकार का सहयोग चाहिए। जब ये कहती है सरकार, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नीड्स टू पंप पब्लिक इन्वेस्टमेंट नीड्स टू पंप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? आउटले को इंक्रीज किया गया है 35.4% से, जो पहले 5.54 लाख करोड़ था उसको अब 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है 22-23 के लिए। ये क्या है? काफी अच्छा स्टेप है और बहुत सरलता से अगर इसको समझे, अगर सरकार ये तय करती है कि 10,000 करोड़ का हाईवे बनाएंगे, हाईवे बनाने वाली सारी निजी कंपनियां हैं, वही निजी कंपनियां माल खरीदती हैं, स्टील, सीमेंट, बालू, रेता, और जॉब्स देती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स। तभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार से, आपके मेरे द्वारा टैक्स पेयर जो ड्यूज हैं, सरकार के पास और कोई बड़ी कमाई नहीं होती है, उसी पैसा को निजी हाथों से इकोनॉमी में आम आदमी तक कमाई के नाते पहुंचाने का प्रोसेस है। ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, जिससे लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, 2-3 वर्ष में, शायद 2024 में आप इसके बड़े असर देख पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को हमेशा पुश देने की कोशिश होती है। अब डिफेंस पर आते हैं सिद्धार्थ। सेल्फ रिलायंट डिफेंस सेक्टर, 68% R&D बजट इन डिफेंस इयरमार्क्ड फॉर मेक इन इंडिया। जिस तरह से उसका एलोकेशन हुआ है, 25% जो डिफेंस का R&D बजट है उसमें से स्टार्टअप्स और एकेडेमिया के लिए अलग से किया गया है। जो DRDO से लेकर SPV मॉडल, 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इन डिफेंस डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आप रख रहे हैं 22-23 से। इसका क्या मतलब है? और भारत ने इस क्षेत्र में जो मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको अब दूसरे देशों तक भी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये कितना बड़ा बूस्ट आपको लगता है जल्दी से डिफेंस एलोकेशन? बीटिंग द रिट्रीट पे आपने एक छोटी कंपनी भारत की, जिससे हमें बहुत प्राइड मिलती है, उस कंपनी का एक जबरदस्त ड्रोन डिस्प्ले देखा, वहां लाइटें चमक रही थी। आप ये अनुमान लगाइए, R&D करके अगर वही ड्रोन बॉर्डर पार जब बम गिराने की आवश्यकता पड़ेगी डालेगा तो क्या होगा? यही डिफेंस आत्मनिर्भरता है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बजट है, अभी भी हमारी रिलायंस फॉरेन इक्विपमेंट पे है, पर मैं मानता हूं कि मोदी सरकार ने 2014-15 से डिफेंस R&D और आत्मनिर्भरता को लेकर अलग अलग प्रयोग किए थे। कुछ प्रयोग में थोड़ी सफलता मिली, कुछ बिल्कुल नहीं बन पाए। अब शायद इससे 2, 3, 4, 5 साल में हम टक्कर देने की स्थिति में रहेंगे कि सारा सामान जो हमारे ब्रेव सैनिक इस्तेमाल करते हैं वो भारत में बनता है। गोली भी भारत की, छाती जरूर दुश्मन की। सरकार को क्या चाहिए? वोट। लोगों के हाथ में क्या है? मोबाइल। तो मोबाइल पर जल्दी से आ जाते हैं। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर जो कहा गया है, जो ऑक्शन की शुरुआत है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2022 में रोल आउट ऑफ 5G मोबाइल सर्विसेज के लिए। रोटी कपड़ा डेटा और 5G डेटा और तेजी से ज्यादा जो भी देखना चाहें लोग, उसके लिए है। सस्ता शायद हो, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में सरकार लालच ना करे, बहुत महंगा स्पेक्ट्रम ना बेचे, नहीं तो शायद ये एक नई टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में नहीं पहुंच पाई। ये मोबाइल पर ही रहते हुए जल्दी से ड्यूटी कंसेशंस का क्या मतलब है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी सरकार बढ़ावा देने चाहती है। ड्यूटी कंसेशन मोबाइल फोन्स इंक्लूडिंग कैमरा मॉड्यूल, मतलब मोबाइल जो सबके हाथ में है, अब इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जनता तक? ये मैन्युफैक्चरिंग को लेके बूस्ट है। आपने देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में अब काफी बड़ी संख्या में मोबाइल बन रहे हैं। हालांकि उसके कई पुर्जे ऐसे हैं जो विदेश से इंपोर्ट होकर भारत में आ रहे हैं। अब इसको करने से जो फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में असेंबल होगा, जिसे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बोला जाएगा, उसमें इनपुट कॉस्ट कम होगा। संभवतः मोबाइल हैंडसेट के दाम आगे जाके बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। PM आवास योजना,
48,000 करोड़ का उसके लिए एलोकेशन, 80 लाख घरों को बनाने की बात की गई है, 60,000 घरों को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि बेनिफिशियरीज के तौर पर पीएम आवास योजना के लिए रहेंगे, रूरल अर्बन। 60,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस पानी, ये जो घर घर जल की योजना है सरकार की, तो इसके जरिए भी वो अपना जो जनरल जो स्कीम्स है गरीबों के लिए उसको भी आगे ले जाती हुई सरकार दिख रही है। एक अपने सर पे एक पक्का छत और नल से पानी, जिससे गृहिणी को, महिला को पानी उठाने का कष्ट ना पड़े, और साथ में स्कूल को लेके बाकी चीजें आप जोड़ेंगे तो आप मोदी नॉमिक्स को लेके जो आवास योजना है और बाकी स्कीम्स हैं, अगर उसको हम विजुअली दर्शाएं तो ये मोदी नॉमिक्स बताता है कि हम आवास देंगे और गरीब के लिए, आवास के लिए सरकार डायरेक्ट स्पेंडिंग करेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जब वो ये कहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है 100% उनका इंक्लूजन होगा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में, कोर बैंकिंग सिस्टम में पोस्ट ऑफिस को लाना, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो लोग पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स करते हैं उनको इस बात से एकदम से लगाव होगा। पोस्ट ऑफिस की जो सारी नेटवर्क है वो एक आइलैंड है, वो एक ऐसा टापू है जो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं जुड़ा हुआ है। जो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक्स हैं, उनके पास कोर बैंकिंग की टेक्नोलॉजी है जो उनकी रीढ़ की हड्डी है। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो डाकघर बैंक बन जाएगा सिद्धार्थ, डाकघर बैंक बनना चाहिए। हाँ। और ये ज्यादा जल्दी से और ज्यादा आपका बैंक एग्जीक्यूटिव डाकिए को तो बेचारे को बहुत सारे काम करने के लिए बोला गया, बट मैं मानता हूं आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि जो पोस्ट ऑफिस है और जो पोस्टमैन है वो लास्ट माइल पे हमारे देश की स्कीम्स की डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ा एजेंट साबित हो सकता है। इस प्रोसीजरल डेवलपमेंट से भी फायदा होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जिसमें डिजिटल आप अपने डॉक्टर से रेफर कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। डिजिटल रजिस्ट्री होगी जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेस जो भी हो वो होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ। ये जो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी निम्हांस के जरिए है, तो क्या अब लोग ये मान रहे हैं कि कई बार आप आजकल टेली कंसल्ट ही कर रहे हैं ना डॉक्टर्स को, लोग वीडियो कॉल के जरिए पूछ लेते हैं कि सर देखिए ये प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे ये दिक्कत है, अब कैसे इसका, और डॉक्टर उसी पर दवा भी लिख दे रहा है। तो क्या उसी को सरकार ओन अप कर रही है? बिल्कुल, टेलीमेडिसिन 20, 22, 23, 25 सालों से बात की जा रही है। 2 साल के पैंडेमिक में ये एकदम शायद सही सिद्ध हो रहा है और उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में, जहां डिजिटल अवेलेबिलिटी का भी एक अभी सवाल है। केवल कॉस्ट की बात नहीं है, कई बारी नेटवर्क और एक्सेस को लेकर सवाल उठते हैं। शायद ये उस तरफ एक और कदम है। फास्ट फायर राउंड में भी 2-3 क्वेश्चन ही बचे, उसके बाद से आप लोगों के पास आएंगे, सबसे सुझाव लेंगे, क्या लोगों की प्रतिक्रिया आती है उस पर, और फिर मार्क्स भी जो पारंपरिक तरीके से हम देते हैं कि आउट ऑफ 10 कितना आप रैंक करते हैं इस बजट को। एमएसएमई के लिए क्या किया सिद्धार्थ? देखिए, उनके लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन थी वो एक्सटेंड हुई, और एक पत्रकार के नाते ये खुशी है कि ये स्टोरी बिजनेस टुडे ने ब्रेक की थी, सही हुई। डिजिटल पुश में जब डिजिटल इकोसिस्टम में स्किलिंग, लाइवलीहुड, कई जगह आप खास तौर पर इंस्टीट्यूट्स में भी जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर वो चाहते हैं कि अब डिजिटल जो तरीके हैं उसको लेकर भी अलग से ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बड़ा डिजिटल पुश में क्या क्या आप देखते हैं स्किलिंग को लेके? एक आपके प्रश्न को ऐसे अगर देखा जाए कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तकनीकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, वो जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और उन जनरल सब्जेक्ट्स के बाद इवन स्नातक करने के बाद उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। स्किलिंग का मतलब है आपके पास वो ऐसा कौशल हो जिससे तुरंत रोजगार मिले। कई चीजें बोली गई हैं, स्किल इंडिया मिशन भी इसी सरकार ने लाया था, पुरानी एक स्कीम को आगे बढ़ा के। मेरा ये मानना है कि ये सारे फर्दर इंक्रीमेंटल स्टेप्स हैं जिससे शायद लोगों को रोजगार मिल पाए, और रोजगार को लेके जो एक बड़ा आंकड़ा 60 लाख का बोला गया था उसको लेके, हालांकि वो कुछ सालों का एक प्रोजेक्ट है, शायद लोगों में कुछ खुशी हुई होगी। ठीक है। गति शक्ति प्लान जो पीएम का है रेलवेज के लिए, उसमें 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन जो 3 साल में होंगी, 100 कार्गो टर्मिनल्स इन 3 years। इसका क्या मतलब है? ये एक बड़ा पुश माने? हम लोग अक्सर देखते थे प्रभु जी, अब थोड़ा सा हमें लगता है कि विस्तार करना ही पड़ेगा। किसानों के लिए क्या है, अन्य लोगों के लिए। हम लोग हमेशा देखते थे कि ट्रेन का अनाउंसमेंट होता था, और अगर चुनावी राज्य है तो उस राज्य के लिए बहुत सारी ट्रेन का अनाउंसमेंट होता था, वो इस बार नहीं हुआ है। तो इस बार के बजट को आप देखिए कि बड़ा पिक्चर अगर आप सोचना चाहें कि अगर इंडिया टुडे की कवर स्टोरी छपेगी तो उसकी हेडलाइन क्या होगी?
सुपर बजट हमने कई बार हेडलाइन दी है पहले आगे। इस बार की हेडलाइन में सोच रहा था क्या होगी। मैंने ये रीटेल बिजनेस टुडे के यहाँ बैठे हैं, मैं भी इनसे पूछना चाहूंगा इस बजट की हेडलाइन क्या है। हेडलाइन क्या है बताइए। पहले प्रभु जी दे। आपने आंकड़े सारे गिना दी है। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि मैंने 22 साल तक इंडिया टुडे कवर स्टोरी की हेडलाइन सोचते रहे हम लोग। मैं इतनी देर से सुनने के बाद सोच रहा हूँ इसकी हेडलाइन क्या है। वाओ, ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसान की 25 इयर्स ब्लूप्रिंट। प्रभु जी आपकी बात काट रहा हूँ, 25 साल का ब्लूप्रिंट। नहीं, अगर आप इसको हेडलाइन बनाएंगे कि नेक्स्ट 100 ईयर का जब हिंदुस्तान होगा तो कैसा दिखाई देगा। उसमें कहा है उन्होंने कि जब 100 साल का भारतवर्ष हो जाएगा तो 50% लोगों के पास अपने घर होंगे, एक स्टेटमेंट दिया है उसके अंदर। पर मेरी बात दूसरी तरफ से आता हूँ मैं इसके अंदर कि जब बजट आप देते हैं कि ये बजट हम लोगों के लिए डिस्कशन के अंदर, चर्चा के लिए, इसमें किसान की जो बात कर रहे थे, मेरे को लगता है इसलिए किसान के लिए क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा कि हम मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट करेंगे एमएसपी के ऊपर, एक स्टेटमेंट आई है ये, और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। मैं आई एम गोइंग टू द कोर सेक्टर। किसान पे सर 3 बातें लिखी है, वो भी दर्शकों को बता दें। अच्छा, वो आपने छेड़ा, आप ही कमेंट कीजिएगा उस पर। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, फिर वो कह रहे हैं कि किसान ड्रोन्स को हम इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, और इसी के साथ स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्ट पेस्टिसाइड में ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। और तीसरी बड़ी बात कह रहे हैं कि 2.37 लाख करोड़ का हम एमएसपी डायरेक्ट पेमेंट वीट और पैडी इस पर शुरू करेंगे, गेहूं पर और पैडी पर। ये तो वही क्या ना, ये डैशबोर्ड का हिसाब किताब है कि ये करेंगे। सवाल ये कि जब इस किसान जो बात उठा रहे थे कि आज 60% पॉपुलेशन हमारी भारतवर्ष की जो डिपेंड करती है कृषि के ऊपर, उनकी केवल 17% है। 70% जीडीपी किसान के पास आती है। किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? 17 में कहा गया था कि 22 के अंदर इनकम डबल हो जाएगी। आज 22 के अंदर हम बैठे हैं, उनकी इनकम, रियल इनकम कम हुई है। इस बजट के अंदर मेरे को जो अच्छी चीज लगी है इसके अंदर कि थ्रस्ट है कि खेती का सामान सस्ता होगा, ऐसा होगा क्योंकि हम दिखा रहे हैं वो जल्दी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर डीजल सस्ता होगा, उसके लिए बिजली सस्ती होगी या नहीं होगी दूसरी बात है। टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके खिलाफ है। परंतु इस बजट के अंदर एक अच्छी चीज दिखाई दे कि सारा का सारा इंफोसिस उनके ऊपर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, पोर्ट्स बनेंगे, बाकी चीजें बनेंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो सकती है। बाकी बड़ी पिक्चर कोई दिखाई इसके अंदर नहीं देती। महंगाई के बारे में कुछ नहीं है। और जो सिद्धार्थ ने बात कही कि रेवेन्यू की बात है, 37-39 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है, इनकम 22 लाख करोड़ रुपए आपकी है, आप कह रहे हैं 6.4% डेफिसिट होने वाला है। इनकम कहाँ से आएगी इसका जब खुलासा होगा तब पता लगेगा क्या हो रहा है इस देश के अंदर।